हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपके एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। और आज हम करेंगे इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि ओनली 1 आवर में आपको इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जल्दी से जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज के बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ, और जानते हैं आज के इस चैप्टर के पूरे रिवीजन को। ठीक है, तो चैप्टर तो मैंने कई सारे पार्ट्स में आपको पढ़ा दिया है, हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कवर कराया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करा दी हैं। इसके बाद भाई रिवीजन तो बनता है ताकि वो सारी चीज़ें आपको याद रहें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, इस चैप्टर का परिचय देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हमें इसमें सीखनी है, जाननी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाजार में उपभोक्ता के बारे में। इसके पहले एक बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें होती हैं भाई मार्केट में, दो चीज़ें होती हैं, एक उपभोक्ता होता है और एक उत्पादक होता है। उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर, ठीक है। उत्पादक मतलब जो प्रोडक्ट्स को बनाता है, प्रोड्यूसर। ऑलराइट, तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एक उत्पादक उपभोक्ता नहीं होता, क्या एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब कोई उत्पादक किसी एक प्रोडक्ट को बनाता होगा, दो को बनाता होगा, बाकी प्रोडक्ट को तो वो खरीदता ही होगा, कंज्यूमर ही होगा ना उस चीज के लिए, ठीक है। तो एक उत्पादक उपभोक्ता भी होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर इन दोनों पर ही डिपेंड करता है, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहला टॉपिक होगा बाजार में उपभोक्ता। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपभोक्ता आंदोलन के बारे में। उपभोक्ता आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि उपभोक्ताओं का शोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था उस दौर में। तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए, उन्हें गलत चीज़ें ना मिले, इससे बचाने के लिए उपभोक्ता आंदोलन शुरू किया गया। कुछ उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में भी इस चैप्टर में जानेंगे, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, राइट टू बी हेयर्ड, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। फिर उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में, उपभोक्ता आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं। ये हो गया भैया इसका इंट्रोडक्शन। अब जल्दी जल्दी अपन इसका करते हैं रिविज़न। तो भाई लाइक शेयर कर दो, सबसे पहले तो जल्दी से चेक करो कि आपने लाइक किया है कि नहीं, शेयर किया है कि नहीं, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है ये। जल्दी से सबको बुला लो, जल्दी जल्दी कि भाई आ जाओ, और जो है रिवीजन चालू हो चुका है, अब रिवीजन कर लो, चैप्टर तो पढ़ लिया है। चलिए, तो द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो कोई भी मार्केट कैसे चलता है बताओ जरा, कोई भी मार्केट कैसे चलता है? कोई भी मार्केट चलता है कंज्यूमर से, उपभोक्ताओं से। आप बताओ कि अगर मार्केट में लोग सामान खरीदने के लिए नहीं जाएंगे तो मार्केट चलेगा? नहीं चलेगा। मान लो मार्केट नहीं होगे, मार्केट में सामान नहीं बिकेगा, तो उपभोक्ता क्या खरीदेगा? कुछ नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है कंज्यूमर। यदि उपभोक्ता नहीं रहे, अगर कंज्यूमर नहीं रहे, तो उत्पादित वस्तुओं को मांगने वाला ही नहीं होगा। जो वस्तुएं उत्पादित करी गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग करी गई है जिन वस्तुओं की, उनकी डिमांड करने वाला ही नहीं होगा। ऑलराइट,
तो उत्पादन की समस्त क्रिया उपभोक्ता के द्वारा ही संचालित होती है। उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन बड़े लेवल पर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? कंज्यूमर के लिए हो रहा है, उपभोक्ता के लिए हो रहा है। अगर उपभोक्ता सामान ही ना खरीदे तो उस उत्पादन का क्या मतलब है? अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड पहले बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर उससे जुड़ गए, अब डिमांड ज़्यादा थी तो उस उत्पादक ने जो उस प्रोडक्ट को बनाता था उसने उसकी क्वालिटी गिरा दी कि अब कंज्यूमर तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अब इसकी क्वालिटी गिरा देते हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो कंज्यूमर को पता लग जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर चुकी है, अब हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को अब यूज़ करना बंद कर देते हैं या बहुत कम यूज़ करते हैं। तो क्या होगा? जो उत्पादक है उसका सामान बिकना कम हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड है? एक कंज्यूमर पर डिपेंड है। पूरा मार्केट, चाहे उत्पादन की प्रक्रिया हो, कुछ भी हो, कंज्यूमर पर डिपेंड करती हैं। तो उसी पर उत्पादन की समस्त क्रियाएं निर्भर करती हैं एक उपभोक्ता पर। ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा उत्पादन होगा, कम डिमांड होगी, कम उत्पादन होगा। ठीक है, तो उपभोक्ता जो है बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। एक कंज्यूमर जो है बाजार व्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। उसके बाद देखें महात्मा गांधी ने क्या कहा है इस बारे में। महात्मा गांधी ने कंज्यूमर के बारे में क्या कहा है और बाजार के बारे में क्या कहा है। तो महात्मा गांधी ने उपभोक्ता जागरण के लिए एक मूल वाक्य कहा था। क्या सेंटेंस कहा था महात्मा गांधी ने? तो इन्होंने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जो कस्टमर है वो दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दुकान कैसे चलती है? कस्टमर से। कस्टमर आएंगे, सामान बिकेगा, पैसा आएगा, तब दुकान चलेगी। ठीक है, तो वह हम पर निर्भर नहीं है। एक कस्टमर जो है दुकानदार पर निर्भर नहीं है। ठीक है, दुकानदार कस्टमर पर निर्भर करता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई बाजार व्यवस्था की। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता के शोषण की। अब उसी मार्केट में एक उपभोक्ता का, एक कंज्यूमर का शोषण कैसे होता है, किन किन तरीकों से हो सकता है, उसको समझते हैं। तो देखें, उपभोक्ता शोषण उस स्थिति को कहते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन बताई गई है कि उपभोक्ता शोषण किसे कहा जाता है। तो उपभोक्ता शोषण उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यापारी उपभोक्ता को घटिया वस्तुएं देते हैं या खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य लेकर उन्हें धोखा देते हैं। अब यहाँ पर खुदरा मूल्य से मतलब क्या होता है? खुदरा मूल्य से मतलब होता है एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो किसी प्रोडक्ट पर लिखी होती है। मान लो कि प्राइस लिखी हुई है, एमआरपी लिखी हुई है 20 रुपए। ठीक है, और दे दी कितनी? 25 रुपए में दे दी, 5 रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा कमा लिया। तो ये क्या हो गया? उपभोक्ता का शोषण हो गया। ठीक है, तो उत्पादों के साथ प्रलोभन देना एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। अब जो प्रोडक्ट बनाते हैं वे क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए उस प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देने का वादा करते हैं। ठीक है, कुछ प्रलोभन देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदें। जैसे कि बाय वन गेट वन का रूल आपने सुना होगा, खासतौर से जब आप मॉल में जाते हैं सामान खरीदने, तो वहाँ पर पता लगता है कि भाई अगर आप एक चीज़ खरीदते हो तो उसी के जैसी एक चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी, यानी कि एक चीज़ के पैसे में आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी। एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो उस चीज़ की जिस पे एक चीज़ आपको मुफ्त दे रहे हैं तो ऑलरेडी उस एक चीज़ की वो वैल्यू पहले ही बढ़ा देते हैं। मान लो वो 100 रुपए की थी, उसके 200 रुपए पहले ही उनने कर दिए ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और कब ऐसा करते हैं वो लोग? कब करते हैं? जब वो चीज़ खराब होने वाली हो या उनका वो माल बिक नहीं रहा हो। तो बाय वन गेट वन कर दो, प्राइस पहले 100 रुपए थी अब 200 रुपए कर दो, पैसे उतने ही आएंगे और पूरा माल उनका बिक जाएगा। ऑलराइट, पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु, पुरानी वस्तु लेके आओ, नई वस्तु लेके जाओ। ठीक है, नहाने के साबुन में सोने का लॉकेट होना, ऐसे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का साबुन आप खरीदते हो तो इसमें सोने का लॉकेट मिलेगा। अब आप उस सोने के लॉकेट के चक्कर में साबुन खरीदे जा रहे हो, घिसते जा रहे हो, नहाते जा रहे हो, कभी उसमें सोने का लॉकेट नहीं मिलेगा और आप पेटी की पेटी साबुन एक ब्रांड की खरीदते रहोगे और उनकी साबुन ज़्यादा से ज़्यादा बिकती रहेंगी। चाय की पैकिंग में डायमंड होना, ये सारे प्रलोभन हैं जो एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर को देते हैं। ठीक है, तो कह दिया कि भाई ये इस ब्रांड की चाय खरीदो आपको डायमंड मिलेगा। आप चाय के पैकेट खरीदते जा रहे हो, खोलते जा रहे हो, चाय उबालते जा रहे हो, चाय पीते जा रहे हो, लेकिन आपको डायमंड कभी नहीं मिलेगा। ठीक है,
फिर अनेक वस्तुओं के साथ स्कूटर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल आदि लाखों के इनाम का लालच भी देते हैं। कभी कभी आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता होगा कि इस लिंक पर क्लिक करें, जो सवाल हम पूछेंगे उनका जवाब दें और इसके बाद आप जीत सकते हैं लाखों के इनाम। टिंग टिंग टिंग, ऐसी कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है ना। लेकिन ये क्या है भाई, उस लिंक पर क्लिक करते ही वो आपका पूरा डेटा कैप्चर कर लेते हैं। इस तरीके से आपके सिस्टम को भी वो हैक कर सकते हैं और आपको कभी कोई इनाम नहीं मिलेगी। ठीक है, ये है आपको ठगने के तरीके, ये हैं आपके शोषण के तरीके। तो भाई देखो, मैंने बता दिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताना। चैप्टर मैं भी बताया, एनसीईआरटी ने आपको बताया है, अब सुधर जाना भैया। ठीक है, ऐसी धोखाधड़ी से बचना। नेक्स्ट है उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक। कैसे कैसे एक उपभोक्ता का शोषण हो सकता है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ से भी सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारकों को समझाइए। चलिए, तो पहला किस तरीके से आपको ठगा जा सकता है, आपका शोषण किया जा सकता है, वो है मिलावट की समस्या। क्या है? मिलावट की समस्या। अब क्या करेंगे, जो महंगी चीजें आती हैं उनमें दूसरी चीजों की मिलावट कर देंगे, सस्ती और खराब चीजों की या उन्हीं के जैसे दिखने वाली चीजों की मिलावट कर देंगे और आपको वो सामान बेच देंगे, उनका हो जाएगा प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें काली मिर्च, तो काली मिर्च महंगी होती है, स्वाद में तीखी होती है, दिखने में काली होती है, छोटे छोटे से बीज जैसे होते हैं, बहुत छोटे। अब काली मिर्च में किसकी मिलावट करी जा सकती है? सोचो सोचो सोचो, जल्दी कमेंट करके बताओ, काली मिर्च में आप किसकी मिलावट कर सकते हो? ऐसी चीज याद करो जो काली मिर्च के जैसी दिखती हो। पपीते के बीज। ठीक है, पपीता सबने खाया है ना, उसके बीज भी देखे हैं। तो भाई काली मिर्च में मिला देंगे पपीते के बीज। अब बताओ, ये पपीते के बीज तीखे होंगे या काली मिर्च का काम करेंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, मिला दिए। अब जैसे आपको भाई जांच करनी है कि काली मिर्च आपको एकदम सही मिली है बाजार से कि नहीं, शुद्ध मिली है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? एक ग्लास में, कटोरी में, कुछ में भी पानी लेना, उसमें वो बीज डालना। अगर वो बीज नीचे डूब गए, पानी में डूब गए, तली में बैठ गए, यानी कि वो काली मिर्च है। और नहीं डूबे, तैरते रहे, तो पपीते के बीज है, क्योंकि पपीते के बीजों की डेंसिटी होती है कम, तो वो पानी में तैरते रहते हैं। काली मिर्च की डेंसिटी होती है ज़्यादा, तो वो पानी में डूब जाती है। ठीक, चलिए दूसरा है कम तौलने के द्वारा। ठीक है, अब जब आप कोई सामान खरीदने के लिए गए बाजार में, आपसे हेरा फेरी कर दी। कैसे? अब 1 किलो शक्कर खरीदने गए थे आप। ठीक है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बताओ भाई जल्दी से? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। सामान कितना दे दिया भाई? 900 ग्राम शक्कर तौल के दे दी, 100 ग्राम शक्कर बचा ली दुकानदार ने। हो गया आपका घाटा, उसका प्रॉफिट। कम गुणवत्ता वाली वस्तु, कम क्वालिटी वाली चीज आपको पकड़ा दी। ठीक है, तो उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु दे दी। कोई भी पुरानी चीज आपको पकड़ा दी, नई फ्रेश चीज आपको दी ही नहीं, ताकि उसका माल निकल जाए जल्दी से। फिर ऊंची कीमत द्वारा। ऊंची कीमत द्वारा इसका क्या मतलब है? यानी कि जितने की उस चीज की वैल्यू है, जितना प्राइस है, उससे ज्यादा पैसा आपसे ले लिया जाए। कैसे? मान लो कि एमआरपी रेट है उसका 50 रुपए, उसकी एमआरपी कितनी है? उसकी एमआरपी है 50 रुपए और आपसे कितने ले लिए? आपसे ले लिए 60 रुपए। ठीक है, हो गया आपके साथ धोखा। फिर डुप्लीकेट वस्तुएं। डुप्लीकेट वस्तुएं, तो सही कंपनी का डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। ठीक है, आप कोई चीज लेने के लिए गए और आपको क्या है, उसके बदले उसी के जैसे दूसरी चीज दे दी। ब्रांड, जैसे मान लो आपको किसी ब्रांड का कपड़ा चाहिए है, मान लो कि आपको लेवाइस का कपड़ा चाहिए है, एग्जाम्पल के तौर पर समझना। मान लो कि आपको लेवाइस का कपड़ा चाहिए। ठीक है, अब लेवाइस का जीन्स आप अगर खरीदने जाओ तो 2500 से कम में तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, और आप किसी लोकल दुकान पे गए, वहां पर उसी जीन्स में लेवाइस का सिर्फ टैग लगा है, क्वालिटी नहीं है लेवाइस जैसी, और आपको वो जीन्स कह रहे हैं हम 1000 में देंगे, तो आप फट से ले लेंगे भाई। जहाँ 2500 देने पड़ते हैं वहाँ 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब आपको मिल रही है डुप्लीकेट चीज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है, हाँ 1 मिनट जी। अब देखें, तो हमने कहाँ तक की बात कर ली थी? हाँ जी, तो जो है किस तरीके से आपको ठगा जाता है, उपभोक्ता शोषण के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ये बात हम कर चुके थे। तो देखो भाई,
कि क्रेता वस्तुओं, उत्पादों, प्रशासनों, ध्यान से सुनना, क्रेता वस्तुओं, उत्पादों, प्रशासनों और खरीदारों के विशेषाधिकारों के बारे में डेटा और जानकारी के बारे में जानता है। उपभोक्ता जागरूकता इस लक्ष्य के साथ महत्वपूर्ण है कि खरीदार सर्वोत्तम विकल्प चुन सके और आदर्श निर्णय ले सके। अब ये जो आपका शोषण हो रहा था, उसके लिए आपको जागरूक तो होना पड़ेगा, क्योंकि एक कंज्यूमर की स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयर हो हर एक चीज से, तभी वो स्वयं शोषण से बच सकता है। सरकार कितने कायदे कानून बना ले, लेकिन जब तक आप उस चीज के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, आप कैसे बच पाएंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता जागरूकता की। किसकी? उपभोक्ता जागरूकता की। सरकार तो आपसे कहती है भाई जागो ग्राहक जागो, ऐसे ही नहीं कहती है, सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं कहती है, सिर्फ नारा देने के लिए नहीं कहती है, आपको सच में जगाने के लिए कहती है, जागते रहो। ठीक है, किस चीज के प्रति? खुद का शोषण होने से बचने के लिए। ठीक है, चलिए, तो उपभोक्ता जागरूकता क्या है कि आप क्या हो? आप क्रेता हो, खरीदने वाला क्रेता होता है, बेचने वाला कौन होता है? विक्रेता होता है। तो उपभोक्ता जागरूकता क्यों जरूरी है कि एक जो ग्राहक है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो जो भी सामान खरीदे, चाहे जो भी सर्विसेज वो ले, उसको वो आसानी से मिले। ठीक है, ठीक ठाक रकम में मिले, ठीक ठाक पैसे के साथ मिले, और गलत तरीके से चीजें ना मिले, मिलावट के साथ ना मिले। इसके प्रति जागरूक खुद को होना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखो, जो उपभोक्ता जागरूकता है उसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम समझते हैं। तो पहला तो यह है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना, जो गलत तरीके से व्यापार हो रहा है उसको रोकना, कि मिलावट के साथ सामग्री जो आपको मिल रही है, या आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूल किए जा रहे हैं, आपको गलत चीज़ दी जा रही है, या फिर आपको सही चीज़ के बदले गलत चीज़ दी जा रही है, मिलावट के साथ चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, आपको जो है प्रलोभन देके चीज़ें दी जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बेची जा रही हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, एक तो ये है कि अनुचित व्यापार को रोकना। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई वो किस में शामिल होती हैं? वो होती हैं अनुचित व्यापार में शामिल। उसके बाद है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, कंपटीशन को बढ़ावा देना। अब कंज्यूमर अवेयरनेस या उपभोक्ता जागरूकता एक कंपटीशन को कैसे बढ़ावा दे सकती है? जैसे कि मार्केट में कोई चीज़ बिक रही है, ठीक है, काफ़ी सारे दुकानदार उसको बेच रहे हैं, या काफ़ी सारी कंपनी उस चीज़ को बना रही हैं, उस प्रोडक्ट को बना रही हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ वही बिकेगी जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो अब हर एक कंपनी क्या करेगी? अपना प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाला बनाने की कोशिश करेगी, ताकि उनका भी प्रोडक्ट बिके। अब जब एक ही प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हर एक कंपनी के उपलब्ध होंगे, तो उनके बीच कंपटीशन तो होगा ही ना। और कंज्यूमर के सामने ऑप्शन खुल गए। कंज्यूमर के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि एक सी क्वालिटी है, मतलब सब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी, अब हम कौन सा खरीदें। ऑलराइट, तो मार्केट में क्या राइज हो गया? कंपटीशन हो गया। उसके बाद उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। उपभोक्ता हित, ताकि लोगों को चीज़ें समय पे मिले, आसानी से मिले, सही दाम में मिले और साफ मिले। ठीक, फिर एक निष्पक्ष और संतुलित बाजार में योगदान देना। उपभोक्ता जागरूकता का अगला उद्देश्य क्या है? एक निष्पक्ष और संतुलित बाजार में योगदान देना। ये हो गई उपभोक्ता जागरूकता और ये हो गए उसके उद्देश्य। चलिए, अब एक जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या हो सकते हैं? उपभोक्ता जागरूकता क्या होती है ये हमने समझ लिया, लेकिन एक जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, इसको अब हम समझते हैं। तो देखें, छात्र छात्राओं को चाहिए कि वे जिन संस्थान में नामांकन करने के इच्छुक हैं, हर एक इंसान की जागरूकता के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आप क्या हैं? आप एक स्टूडेंट्स हैं, आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन एडमिशन लेने के पहले आप ये पता कर लें कि वो पर्टिकुलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ऐसे फर्जी कॉलेज तो नहीं है। फिर क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह में तुरंत हस्ताक्षर करें। आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया, लेकिन उसका कोई मिसयूज ना कर पाए, इसके लिए जो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए सिग्नेचर करने को कहा जाता है, उसमें सबसे पहले आप सिग्नेचर करें। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी जान बचा सकती है, दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदें। जब आप बीमार होते हो, किसी भी मेडिकल पे कोई दवाई लेने जाते हो, तो आपको क्या करना है? बताओ भाई,
ये देखना है कि वो मेडिकल के पास उसका लाइसेंस है, मेडिकल लाइसेंस है कि नहीं। दूसरी बात, वो दवा सुरक्षित है कि नहीं, वो मेडिसिन सुरक्षित है कि नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई, कोई फर्जी कंपनी की दवा तो नहीं है। ये सब कौन पता करेगा? आप करेंगे। फिर यह सुनिश्चित करें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं। आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने अपनी गाड़ी में जाते हैं तो क्या करते हैं? देखना है भाई कि जो मीटर चल रहा है, आपने बोला 2 लीटर पेट्रोल भर दो, मान लो 2 लीटर पेट्रोल 200 रुपए का आता है, आपने 200 रुपए तो दे दिए, लेकिन वहाँ पे मीटर में आपको देखते रहना है कि स्क्रीन पे 2 लीटर कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है। एलपीजी गैस सिलेंडर की अंतिम तिथि का पता लगाएं। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर होता है उसकी अंतिम तिथि का भी पता आपको लगाना है। ऑलराइट। फिर आईएसआई तथा एगमार्क, हॉलमार्क उत्पाद वस्तु पर देखें व सही परख करें। काफ़ी सारे मार्क होते हैं जो उस प्रोडक्ट की वैलिडिटी को बताते हैं, साथ ही साथ उस वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है कि नहीं है। ठीक है, वो चीज़ असली है कि नहीं है, इनको बताता है। तो ऐसे कई सारे आईएसआई, एगमार्क, हॉलमार्क, एफपीओ जैसे कई मार्क हैं जिनके जरिए आपको ये पता लग सकता है कि प्रोडक्ट सही है या नहीं है। तो ऐसे मार्क जरूर देखें। इन मार्क को भी मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगी कि किस मार्क का क्या मतलब होता है। देखो भाई, सबसे पहले हम जानते हैं आईएसआई मार्क के बारे में। आईएसआई मार्क ये क्या होता है? तो आईएसआई का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या है भाई? आईएसआई का फुल फॉर्म नोट कर लो, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय मानक संस्थान। भारतीय मानक संस्थान। ठीक है। तो यह मार्क क्या दिखाता है? ये मार्क प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारतीय मानक के अनुरूप है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है आपका एग मार्क। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका एग मार्क। तो भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता है। एग मार्क क्या दिखाता है? भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को दिखाने के लिए ये प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की यानी कि फूड प्रोडक्ट की शुद्धता को दिखाता है। आईएसआई का चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको देख लो ध्यान से, दिमाग में एकदम इसकी इमेज जो है बैठा लो कि जब कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उस पर आईएसआई मार्क है कि नहीं। उसके बाद ये है आपका क्या? एग मार्क है। ये है आपका आईएसआई मार्क और ये है आपका एग मार्क। देख लो भाई ध्यान से, एग मार्क कैसा होता है? देखो भाई, 2 सर्कल होते हैं, एक बड़े सर्कल के अंदर एक और सर्कल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होता है भारत सरकार, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक सीए नंबर होता है, इंग्लिश में एग मार्क और हिंदी में एग मार्क, ऐसा होता है एग मार्क। ठीक है। चलिए, तो 2 बात तो हमने कर ली। हॉलमार्क, हॉलमार्क की चर्चा करें तो प्लैटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह या मुहर है। यानी कि आभूषणों पर लगाया जाता है, कीमती आभूषणों पर यह चिन्ह लगाया जाता है। प्लैटिनम, स्वर्ण, रजत यानी सोने चांदी प्लैटिनम की जो आभूषण होते हैं उन पर ये मुहर लगी होती है जो उनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। अब हॉलमार्क होता कैसा है तो इसको भी देख लो आप। ये रहा हॉलमार्क का चिन्ह। जब भी आप कोई भी मेटल का सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कोई आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं, कीमती आभूषण ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं तो ये जरूर देखना है आपको। ठीक। फिर क्या है? एफपीओ। एफपीओ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर ये किस पे होता है? तो सुन लो, यह चिन्ह भारत में सभी प्रसंस्कृत फल उत्पाद, प्रसंस्कृत फल उत्पाद यानी कि जो प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं, प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट, उन पर लगा होता है एफपीओ। जैसे कि आपको जो पैक्ड जूस मिलते हैं, जैम मिलता है, जेली मिलता है, जैम क्रश मिलता है, पिकल मिलता है यानी कि अचार मिलता है, उन पर होता है एफपीओ मार्क। ठीक है। तो यह चिन्ह भारत में सभी प्रसंस्कृत फल उत्पाद यानी कि जो प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण चिन्ह है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का पालन करते हुए यह चिन्ह पैकेज्ड फल, पेय पदार्थ,
फल, जैम, क्रश और स्क्वैश और अचार जैसे खाद्य पदार्थों पर लागू होता है। यहाँ पर देखें आप, ये है FPO। क्लियर? FPO का मार्क कुछ इस तरीके का होता है। तो ये चारों मार्क आपको अपने दिमाग में बैठा लेने हैं और कौन सा मार्क क्या प्रमाणित करता है, किसके लिए है, ये बात भी याद रखनी है। ऑलराइट, चलिए तो जल्दी से अब चेक करके बताइए कि आपने बराबरी से लाइक शेयर किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले पहली फुर्सत में ये काम कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। चलिए अब हम बात करेंगे उपभोक्ता आंदोलन, कंज्यूमर मूवमेंट की। चलिए तो समझते हैं ये क्या होता है। तो इस प्रकार का आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जो उपभोक्ता के अधिकारों की वकालत करता है, कि एक कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स हैं उनकी वकालत करता है, उनके बारे में ये बात करता है। अब बात आती है कि उपभोक्ता आंदोलन क्यों, उपभोक्ता आंदोलन क्यों, तो चलिए समझ लेते हैं इसको। तो उपभोक्ता अधिकारों का निगमों, सरकार और अन्य संगठनों के कार्यों द्वारा सक्रिय रूप से उल्लंघन किया जाना। जो निगम है, निगम का मतलब है यहाँ पर कोई कंपनी, सरकार यानी कि गवर्नमेंट, या कोई संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उपभोक्ता अधिकारों का निगमों, सरकार और अन्य संगठनों के कार्यों द्वारा अगर सक्रिय रूप से उल्लंघन किया जाता है, कोई कंपनी आपके लिए गलत प्रोडक्ट दे रही है, सरकार आपके लिए सही से काम नहीं कर रही है, कोई संगठन आपके विरोध में काम कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपके राइट्स का जो है उल्लंघन हो रहा है, आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इसके लिए चलाया गया था उपभोक्ता आंदोलन। अब देखो दूसरी बात क्या थी कि अत्यधिक खाद्य पदार्थों व खाद्य तेल में मिलावट की वजह से जो फूड प्रोडक्ट है और जो फूड ऑयल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस दौर में मिलावट देखी जा रही थी, खाद्य पदार्थों में कमी भी देखी जा रही थी। तो इन सब को ठीक करने के लिए और इस तरीके का जो उपभोक्ता का एक तरीके से शोषण हो रहा था, इसके विरोध में 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन उदय हुआ। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जाए कि उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो बता देना है कब शुरू हुआ, तो 1960 के दशक में शुरू हुआ। फिर 1970 के दशक की बात करते हैं, तो 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी के आयोजन का कार्य करने लगी थी। 1970 के दशक तक क्या होता है, 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर यानी कि बहुत बड़े लेवल पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी के आयोजन करने लगी थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए। लेखों के माध्यम से लोग पढ़ेंगे कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है, आपका किस तरीके से शोषण हो रहा है। प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता था ताकि लोग देख के समझ पाएं कि किस तरीके से उनके अधिकार जो है उन्हें नहीं मिल रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। इस तरीके से उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था उपभोक्ता आंदोलन के माध्यम से। ऑलराइट, फिर क्या होता है, फिर निजी व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के अनेक मामलों का सामना आना। जो निजी व्यापारी थे वो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहे थे काफ़ी सारे उपभोक्ताओं को। तो जब उपभोक्ता आंदोलन चालू हुआ तो निजी व्यापारियों का कच्चा चिट्ठा भी सबके सामने आया कि किस तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे थे। ऑलराइट, चलिए अब देखें, अब हम बात करेंगे उपभोक्ता आंदोलन में अगले स्टेप की, उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण या कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में क्या कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, चलिए इसके उद्देश्य को समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है उपभोक्ता संरक्षण का, देखो भाई इससे ही समझ में आ रहा है हमें। उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन,
यानी कि कंज्यूमर को उनके होने वाले शोषण से बचाना है। जो उनके साथ अनुचित व्यापार हो रहा है, गलत तरीके से व्यापार हो रहा है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करके एक तरीके से कंज्यूमर को बचाना है। तो अनुचित व्यापार अभ्यासों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, जो कंज्यूमर के राइट हैं उनको बचाना, उनकी रक्षा करना और निष्पक्ष एवं कुशल विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करना है। अब शोषण तो हो रहा है, शोषण से बचाना तो है, साथ ही साथ जो शोषण कर रहे हैं उनको सजा भी दिलानी है। सजा कैसे होगी? जब मामला अदालत में पहुंचेगा, तो अदालत में मामला पहुंचाने के लिए अदालत तो चाहिए, तो अलग से कंज्यूमर कोर्ट्स भी बनाए गए थे। जी हाँ, अलग से कंज्यूमर कोर्ट्स भी बनाए गए थे। इनको भी समझ लेते हैं। तो विभिन्न उपभोक्ता दलों की प्रक्रियाओं ने भारत सरकार को, इस पर ध्यान देना, यह है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कोपरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोपरा भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। तो विभिन्न उपभोक्ता दलों की प्रक्रियाओं ने भारत सरकार को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित करने पर मजबूर किया, जो कोपरा के नाम से जाना जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की कहानी? अब देखो, उपभोक्ता संरक्षण क्यों आवश्यक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? बताओ भाई, इतना कुछ हमने पढ़ लिया, अब इतना तो आप बता सकते हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है, कंज्यूमर को सशक्त बनाना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे ताकि उनका शोषण ना हो पाए? तो उपभोक्ता संरक्षण उपाय उपभोक्ताओं को उनकी खरीद के बारे में सूचना संपन्न निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण उपाय जो लागू किए गए हैं वो क्या करते हैं? उपभोक्ताओं की सुरक्षा का दावा करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि आपको किस तरीके से चीजें खरीदना है, किस तरीके से नहीं खरीदना है। अगर आपका शोषण होता है तो आपको कहाँ जाके अपनी कंप्लेंट लिखानी है। ठीक है। धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियों को रोकना, जो मार्केट में धोखाधड़ी चल रही है और आपको गलत चीजें ज्यादा पैसे में दे दी जाती हैं, या किसी प्रोडक्ट की आपसे ज्यादा प्राइस वसूली जाती है, ठीक है, तो उनको रोकना है। कैसे? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून झूठे विज्ञापन, भ्रामक लेबलिंग और मूल्य हेरफेर जैसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को रोकने में मदद करते हैं। जो झूठे विज्ञापन चलते हैं, ठीक है, जैसे कि गोरा करने वाली क्रीम, सभी को गोरा होना है भाई, ठीक है, दुनिया भर के आदमियों को गोरा होना है, कुछ भी करेंगे, कोई भी साबुन लगाएंगे, कोई भी क्रीम लगाएंगे, कोई भी पाउडर लगाएंगे, कोई भी फेस पैक और दुनिया भर की बेसन और एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी सब लगाएंगे। अब भाई मार्केट में एक नई क्रीम की एडवर्टीजमेंट आई है कि ये क्रीम जो है आपको 21 दिनों में गोरा करने का दावा करती है। आपने क्रीम खरीदी, 21 दिन तक सबने लगाई, कुछ नहीं हुआ, फिर से खरीदी। आप सोचें हो सकता है भाई अब और ज़्यादा समय लगे, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी क्रीम नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपको एकदम गोरा कर दे। ठीक है। भ्रामक लेबलिंग, भ्रामक लेबलिंग कैसे? जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया था कि आपने कपड़ा खरीदा किसी ब्रांड का, मान लो कि लेवाइस का कपड़ा आपको खरीदना है, लेवाइस का जीन्स 2500 रुपये में मान लो आता है। अब आप किसी दुकान पर गए, लोकल मार्केट की किसी एक दुकान पर गए, वहाँ भी लेवाइस ब्रांड का लगा हुआ, लेवाइस लेबल का लगा हुआ एक जीन्स है और मात्र आपको मान लो 1500 रुपये में मिल रहा है। आप क्या करेंगे? और जबकि असल कीमत उसकी कितनी होगी? मान लो 500 रुपये होगी। आप 1500 रुपये दे के वो जीन्स खरीद लेते हो और कहते हो अरे लेवाइस का जीन्स 1500 में मिल गया, 1000 रुपये बच गए मेरे। ठीक है। तो ये क्या है भाई? भ्रामक लेबलिंग है, गलत तरीके की लेबलिंग है। और मूल्य हेरफेर जैसी, यानी कि एमआरपी अगर किसी चीज़ की 50 रुपये है और आपको वो चीज़ 60 रुपये में दी तो हो गई दिक्कत। ठीक है। तो इससे ना केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्राप्त होती है जब धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियां रोकी जाती हैं, बल्कि बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिलता है। फिर अगला क्या है? अगला है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों को कम करना। उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है, इसको समझ लेते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण उपाय उत्पादों एवं सेवाओं के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं।
क्या कहा गया? जो उपभोक्ता संरक्षण उपाय हैं वो उत्पादों एवं सेवाओं के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। यानी कि आपको सही चीज मिलेगी, एक्सपायरी डेट की चीज नहीं मिलेगी। आप सही चीज खाएंगे, सही दवा खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, कोई भी जोखिम आपकी जान को नहीं रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जैसे खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिसिन की बात हो रही है, और चिकित्सा उपकरणों पर विनियमन यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वे न्यूनतम सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहे हैं। फिर अगली बात है कि उपभोक्ता संरक्षण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। कैसे बढ़ता है आर्थिक विकास? तो देखें, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने से व्यवसायों के लिए निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने हेतु एक समान अवसर का सृजन कर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे बाजार के प्रति उपभोक्ता के भरोसे की वृद्धि हो सकती है, जिससे व्यय, निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है। बात आ रही समझ में? जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और अच्छी चीज़ें एक उपभोक्ता को मिलेंगी, कंज्यूमर को मिलेंगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखेंगी, तो आर्थिक विकास तो होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकारों को कायम रखना। जो उपभोक्ता के अधिकार हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, सूचित किए जाने का अधिकार यानी कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, चुनने का अधिकार राइट टू चूज, सुरक्षा का अधिकार राइट टू सेफ्टी, और सुनवाई का अधिकार राइट टू बी हियर्ड। ये क्या है? ये सब हैं एक उपभोक्ता के अधिकार। ये अधिकारों को दिलाने में मदद करता है, इन अधिकारों को कायम रखने में मदद करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऑलराइट, उपभोक्ता संरक्षण। तो ये अधिकार एक निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो उपभोक्ता संरक्षण से क्या क्या फायदे होते हैं ये बात हम जान चुके हैं। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अब आगे। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। क्या कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? चलिए तो जानते हैं इसको भी। तो भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु, क्या कहा गया है? भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये आपको याद रख लेना है, ये ईयर याद रख लेना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसमें उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया जाता है कि मार्केट से जो चीज आप खरीद रहे हो, अगर वो चीज गलत मिलती है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आपके पास राइट है कि उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। काफी सारे राइट्स भी आपको दिए गए हैं, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म, ये सारी चीजें। अगर इनमें से किसी भी एक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। ऑलराइट, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, अब सुनो भाई ध्यान से, आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हो, आपकी हियरिंग कहाँ हो सकती है, आपकी सुनवाई कहाँ हो सकती है अगर आपका किसी भी तरीके से शोषण हुआ है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्था दी गई है, जिसे 3 स्तरों पर स्थापित किया गया है। वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला लेवल है नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमीशन बनाया गया है, राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। राज्य स्तर पर स्टेट लेवल का कमीशन बनाया गया है, राज्य स्तरीय आयोग बनाया गया है। और जिला स्तर पर बनाया गया है जिला मंच यानी कि जिला फोरम। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहाँ अपनी जो है कंप्लेंट दायर कर सकते हो? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर सकते हो। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप जो है स्टेट लेवल पर जा सकते हो। यहाँ भी नहीं मिलता है तो आप नेशनल लेवल पर जा सकते हो। फिर आप कहोगे यहाँ भी नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? फिर जाना भाई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हो। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक की बात? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर है, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो भी बता दो। आपके हर एक सवाल का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। चलिए आगे की बात करते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं
व्यक्तियों, चाहे वह निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के हों, उनको शामिल किया जाता है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से कुछ खरीद रहे हो, चाहे पब्लिक सेक्टर से कुछ खरीद रहे हो, सारी चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वह वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यानी कि हर एक कंज्यूमर का राइट है कि उस वस्तु की क्वालिटी क्या है, वो वस्तु कितनी क्वांटिटी में है, परिमाप क्या है उसका, उसकी क्षमता कैसी है, उसकी शुद्धता कैसी है, उसका मानक कैसा है, उसका मूल्य कितना है। ये सारी चीजें जानने की जानने का राइट जो है कंज्यूमर का होता है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। आप अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब इतना सब कुछ तो जान लिया, लेकिन आप ये कैसे पता करेंगे कि आपके नियर बाय कोई कंज्यूमर कोर्ट है कि नहीं। तो आप अपने निकट क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम को जानने के लिए कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं ncdrc.nic.in पर। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आसपास कौन सा कंज्यूमर कोर्ट है। ऑलराइट, चलिए अगली बात करते हैं, उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट कौन सी है, तो देखें www.cuts.international.org, यह है उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट। और यह वेबसाइट क्या करती है, यह वेबसाइट उपभोक्ता को जागरूक बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती है। इस वेबसाइट को जब आप विजिट करोगे तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में काफी सारी जानकारी मिलेगी, जिससे आप एक जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं। इसके बाद देखें, उपभोक्ता किसी भी टेलीफोन या मोबाइल से मुफ्त में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन आपको दी गई है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो एकदम शुल्क मुक्त यानी कि टोल फ्री है। इस नंबर पर कॉल करने पर आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये टोल फ्री नंबर है 1800114000। ये क्या है, ये एक टोल फ्री नंबर है जिससे उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस टोल फ्री नंबर के जरिए आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो ये तो हमने जान लिया कि कहाँ से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप किस तरीके से पा सकते हो। चलिए अब देखें, अब हम बात करेंगे उपभोक्ता अधिकारों की, कंज्यूमर के राइट्स की, कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, किन अधिकारों में क्या क्या बात कही गई है। चलिए, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ राइट दिए गए हैं। पहला राइट है सुरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन। क्या दिया है, सुरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन। क्या कहता है ये राइट, तो उपभोक्ता का प्रथम अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। पहला राइट क्या है किसी भी कंज्यूमर का, सुरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन। तो इस अधिकार का सीधा संबंध किससे, इस अधिकार का सीधा संबंध है बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचती हो। आपने कोई एक ऐसी चीज बाजार से ले ली जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, या उस खाने की चीज में कीड़े पड़ चुके हैं, या कुछ भी है, और वो चीज आपने ना देखी ना डेट देखी, सीधा आए आपने खा ली, ठीक है। या कोई भी चीज़ आप ऐसे खरीदते हो, मेडिसिन खरीदते हो जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, उससे आपको हानि हो गई। कोई चीज़ आप लेके आते हो घर में, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है, उससे ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो किसी भी तरीके की हानि होती है आपके शरीर को या संपत्ति को, तो जो राइट ऑफ प्रोटेक्शन दिया है, सुरक्षा के अधिकार, इसके तहत आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे बिजली का आयरन, एग्जाम्पल दिया है, बिजली का आयरन जो कपड़े प्रेस करने वाला प्रेस होता है, उसको कहा गया है बिजली का आयरन विद्युत आपूर्ति की खराबी के कारण अगर करंट मार देता है, या एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है जिसके कारण मरीज को खतरा या हानि हो सकती है, ठीक है, तो इसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो, आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। क्या होता है राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार, तो उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तुएं या सेवाएं खरीदने का निर्णय कर सकते हैं। बात आ रही समझ में, तो कंज्यूमर को वे सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकते हैं। कैसे, आप कोई भी सामान खरीदते हो, जैसे आप पैकेट बंद कोई सामान खरीदते हो, एक आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, तो उसकी वैल्यू कितनी है,
MRP वो लिखी होनी चाहिए। इस्तेमाल करने की अवधि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो है एक्सपायरी डेट तक की जानकारी आपको होनी चाहिए, उस पैकेट पर लिखी होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी कैसी है, इन सब की सूचना आप प्राप्त कर सकते हो। तीसरा अधिकार है आपका चुनाव या पसंद करने का अधिकार, राइट टू चूज। ये क्या कहता है? तो उपभोक्ता अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड, अब अलग अलग कंपनी जो है अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड किस्म, गुण, रूप, रंग, आकार तथा मूल्य की वस्तुओं में किसी भी वस्तु का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। आप जो चीज़ खरीदना चाहो, जितने रुपए वाली खरीदना चाहो वैसी आप खरीद सकते हो, ठीक है। आपको चयन का अधिकार है। आप महंगा कपड़ा खरीदना चाहो महंगा खरीद सकते हो, सस्ता खरीदना चाहो सस्ता खरीद सकते हो, जिस रंग का खरीदना चाहो उस रंग का खरीद सकते हो, जिस तरीके का खरीदना चाहो उस तरीके का खरीद सकते हो। सब कुछ अवेलेबल है और सब कुछ खरीदने का आपको राइट भी है। फिर है राइट टू बी हियर्ड। चौथा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड, ये क्या कहता है कि उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं को अपने मंचों के साथ जुड़कर अपनी बातों को रखना चाहिए। राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई का अधिकार में क्या है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है जिससे आपके हित प्रभावित होते हैं, आपको घाटा होता है, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। अलग अलग कोर्ट में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो, वहां पर आपकी सुनवाई होगी, ठीक। फिर अगला है शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल या राइट टू कंपनसेशन हम इसे कह सकते हैं। जो भी आपने कंप्लेन करी है उस कंप्लेन का, उस शिकायत का निवारण किया जाएगा। जो भी आपको घाटा हुआ है वो कंपनसेशन आपको दिया जाएगा, वो क्षतिपूर्ति आपकी करी जाएगी, यानी कि जो आपकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करी जाएगी, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करी जाएगी। तो यह अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित ढंग की अगर नहीं निकली, अगर सही नहीं निकली, तो उन्हें क्या दिया जाएगा? उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है? अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, तो राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन या राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि तथा सेवा की जानकारी एवं अधिकारों की ज्ञान प्राप्ति की सुविधा जैसी बातें आती हैं। कौन प्रोडक्ट कितने का है, कब बना, कब वो खराब होगा, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, या फिर एक उपभोक्ता को किन बातों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सब आते हैं आपके उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आपको काफ़ी सारे अधिकार दिए गए हैं, जिन अधिकारों की चर्चा हम कर चुके हैं। ये अधिकार आपसे सीधे क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं, तो भाई अब तो बन जाएंगे ना। चलिए, तो अब भाई उपभोक्ताओं को तो अधिकार दे दिए, कंज्यूमर को तो उनके राइट्स दे दिए, लेकिन क्या कंज्यूमर की कुछ ड्यूटीज नहीं बनती हैं? उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो चलिए उनको भी समझ लेते हैं कि उपभोक्ताओं की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो देखें, उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है, क्या कहा गया है? कोई कंज्यूमर जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि उस वस्तु की रसीद अवश्य लें, उस वस्तु की रिसिप्ट जरूर से जरूर लें। सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये है। अधिकार तो आपको दिए, लेकिन आपको भी तो जागरूक होना पड़ेगा खुद के लिए। आपकी भी तो कुछ ड्यूटी होंगी ताकि आप शोषण से बच सकें। तो कहीं भी आप कोई भी सामान खरीदने को जाते हो तो आपको क्या करना है? जो सामान आपने खरीदा उसका बिल लेना है, रसीद लेनी है, रिसिप्ट लेनी है। उस रिसिप्ट में से क्या होगा? उसमें लिखी होगी डेट कि आपने वो सामान कब खरीदा, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि आपने क्या सामान खरीदा, उस सामान की प्राइस लिखी होगी, ठीक है। सामान कहाँ से खरीदा उस रसीद में ये भी लिखा होगा, उस दुकानदार का नाम जो भी है, और उसके सिग्नेचर भी आपको मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास सबूत, प्रमाण, आपके पास हो जाएगा ये प्रूफ। जब आप केस लगाने जाएंगे
तो सबूत तो चाहिए, या दुकानदार के पास जाएंगे कि आपने गलत चीज दी, वो बोलेगा हमारे यहाँ से खरीदी नहीं, क्या सबूत है, आपने रसीद ली नहीं, आप क्या बता दोगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो जरूरी है ये काम। दूसरा, वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, मापतौल, उत्पाद निर्माण की तिथि, उपभोग की अंतिम तिथि, गारंटी वारंटी पेपर, गुणवत्ता का निशान जैसे ISI मार्क, एग मार्क, बुल मार्क, हॉल मार्क, और मूल्य की दृष्टि से किसी प्रकार के दोष, अपूर्णता पाते हैं तो सेवाएं लेते समय अतिरिक्त सतर्कता एवं जागरूकता आपको रखनी है। इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। उस प्रोडक्ट पर आप इन चीज़ों की जांच करें और देखें कि वो प्रोडक्ट किस हद तक सही है। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है, ये किसका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अब आगे। देखें, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली की बात कर लेते हैं कि सरकार ने किस किस स्तर पर अपनी जुडिशरी सिस्टम को डेवलप किया है। देखो भाई, तो इसके लिए अलग से कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं, ये बात हम पढ़ ही चुके हैं। तो देखें, उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 3 लेवल पर न्यायिक व्यवस्था आपको प्रोवाइड करी गई है, जिसमें क्या क्या है, जिला मंच, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करी गई है। किस किस की, जिला मंच, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करी गई है। देखो भाई, यह है सबसे नीचे लेवल पर होता है जिला मंच, या हम इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर है राज्य आयोग यानी कि नेशनल लेवल पर भी आपको सुविधा दी गई है, तो यहाँ स्टेट लेवल पर आपको सुविधा दी गई है, तो इसको हम स्टेट कमीशन भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको राष्ट्रीय आयोग के बारे में भी बताया गया है, यानी कि नेशनल कमीशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो सबसे पहले तो आप अपने जिला स्तर पर ही शिकायत दर्ज कराओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, जिला मंच में ही शिकायत दर्ज कराओगे। अगर यहाँ से जो डिसीजन मिला है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो या यहाँ आपको न्याय नहीं मिलता है, तब आप जाओगे दूसरे लेवल पर। अगर यहाँ से भी नहीं मिलता है तो आप जाओगे तीसरे लेवल पर। अगर यहाँ से भी नहीं मिलता है तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यानी कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, कहाँ है उच्चतम न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट। बताओ भैया कमेंट करके। ठीक है, चलिए, तो ये जो न्यायिक व्यवस्था है जो 3 स्तर पर आपको दी जा रही है, यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी और व्यवहारिक है। उपभोक्ताओं को त्वरित यानी कि जल्दी एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है। उपभोक्ताओं के समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। और पहले शिकायत सबसे पहले आप कहाँ करेंगे, जिला फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप शिकायत करेंगे। अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, शिकायतकर्ता मतलब आपने कंप्लेन करी, आप यहाँ के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो मामले को कहाँ लेके जा सकते हो, राज्य फोरम में। यहाँ से भी संतुष्ट नहीं हो भैया, राष्ट्रीय फोरम है। और अगर यहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं हो, यहाँ से भी जो डिसीजन दिया गया है वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हो, तो क्या करोगे, पुनः अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश के 30 दिन के अंदर, यानी कि राष्ट्रीय फोरम ने, नेशनल फोरम ने जो आदेश दिया है उस तारीख से लेके, जिस तारीख उसने ऑर्डर दिया है उस तारीख से लेके 30 दिन के अंदर, आगे आने वाले 30 दिनों के अंदर आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील कर सकते हो, अपनी पिटीशन लगा सकते हो, अपनी याचिका दायर कर सकते हो, आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो, आप अपना मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हो। ऑलराइट, क्लियर। बताओ भाई जल्दी से, यहां तक का मामला क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, कोई समस्या, चला जाए आगे। चलिए, तो अब
बात आती है क्या शिकायत करोगे वहां जाके। चलिए तो समझते हैं कि यदि कोई उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में परिभाषित उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करता है, आपने जहां से सामान लिया वो सामान आपका गलत निकला, यानी कि वो व्यक्ति, वो दुकानदार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के विपरीत काम कर रहा है, उसके विरुद्ध काम कर रहा है, तब उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो भी आपकी शिकायत है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है शिकायत कहाँ करें, तो अभी तो बताया शिकायत कहाँ करें। ठीक है, लेकिन किन किन मामलों की शिकायत कहाँ होगी, कितने रुपए के मामले वो हैं जिनकी शिकायत अलग अलग जगह हो सकती है। तो देखें, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है, आपका ऐसा घाटा हुआ है जो 20 लाख से कम है, तो आप कहाँ जाएंगे, जिला फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख के ऊपर है, कितना है, 20 लाख के ऊपर है, 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ के नीचे, ठीक है, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो आप जाएंगे राज्य आयोग के पास जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो है आप 20 लाख तक के मामलों की कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई मामले 1 करोड़ से अधिक के हैं, ठीक है, 1 करोड़ से अधिक के हैं, तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे नेशनल कमीशन में जाओगे, राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकते हो। तो कहाँ किस प्रकार की शिकायत कर सकते हो ये बात भी हमने सीख ली। ऑलराइट, चलिए अब देखें शिकायत किन स्थितियों में आप कर सकते हो। तो चलो भैया इसको भी देख लेते हैं। तो किसी व्यापारी द्वारा अनुचित प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आपको हानि या क्षति हुई है, तो क्या कहा गया है, किसी व्यापारी द्वारा अनुचित प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से आपको हानि हुई है, कोई व्यक्ति ने आपको कोई गलत चीज दे दी, गलत प्रोडक्ट दे दिया, आप शिकायत जाके कर दो। ठीक है, फिर यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है, शिकायत कर दो। किराए पर अगर आपने कोई सर्विस ली है, कोई वस्तु ली है, उसमें कमी पाई गई है, शिकायत कर दो। यदि आपसे प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा अथवा इसके मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है, एमआरपी रेट से अधिक वैल्यू आपसे ली गई है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है जिससे जनता को हानि हो, कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करके ऐसा सामान बेच रहा है जिससे पूरे जगह की जनता परेशान हो जाए, जनता को खतरा हो, तो आप शिकायत कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लियर है बात कि शिकायत कब करें, कहां करें, कैसे करें। ठीक है, पता चल गई बात। कंज्यूमर कोर्ट कैसे फाइंड करें, वेबसाइट, टोल फ्री नंबर, ये सब चीजें हमने जान ली। कितने रुपए के मामलों की शिकायत कहां करनी है, ये बात भी हमने जान ली। अब ये जो आर्थिक शोषण आपका हो रहा है उसका निराकरण कैसे हो सकता है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक तरीके से आपका आर्थिक शोषण ही हो रहा है, तो विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना करी गई है, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करी गई है भारत में भी, जो वे संस्थाएं उपभोक्ताओं के इस आर्थिक शोषण का निराकरण करती हैं, यानी कि आर्थिक शोषण होने से बचाती हैं, और अगर हुआ है उनका आर्थिक शोषण तो उसका निपटारा भी करती हैं। तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय, राज्य एवं निम्न प्रशासकीय स्तर पर ये दो संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। ठीक है, जो लोगों के जीवन और उपभोग के अधिकार को संरक्षण देती हैं। तो दो कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके अधिकारों का संरक्षण करती हैं। एक है मानव अधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन। क्या क्या है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, और दूसरा क्या है, सूचना आयोग यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन।
चलिए तो समझते हैं अब एक एक संस्था को डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव अधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन की। तो ये दो लेवल पर होता है, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर ही। नेशनल लेवल पर होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और स्टेट लेवल पर होता है राज्य मानव अधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट लेवल नेशनल लेवल के ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे जब ये 1993 में बना था? पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। अब इनके आगे न्यायमूर्ति लिखा है यानी कि ये कोई जज ही रहे होंगे। तो अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश को। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस रहे हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनको ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। इनके कार्यकाल यानी कि टेन्योर की बात करें कि ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर कितने समय तक बैठे रह सकते हैं? तो ये है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। क्या? या तो 3 साल तक, यानी 3 साल का इनका कार्यकाल रहता है, और उम्र जो 70 वर्ष है ये है इनकी उम्र, कि अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष का हो गया तो उसके बाद वो नहीं बैठ सकता। फिर नियुक्ति कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है इस पोस्ट पर? तो राष्ट्रपति एक समिति बनाते हैं। वो समिति जिस व्यक्ति को रिकमेंड करती है, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनमें से जिनको रिकमेंड करेगी फिर राष्ट्रपति उनको बना देता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत करी गई थी, और यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है और बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि बहुत सारे मेंबर इस बॉडी में होते हैं। उसके बाद यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, और इस संस्था को क्या कहा गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहा गया है। अब देखें, देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है, जो देश के नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा संबंधी बातों को देखता है। तो हर एक राज्य में भी राज्य स्तर के मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर ये मानव अधिकार आयोग एक उच्चतम संस्था है जो मानव अधिकारों के संरक्षण का काम करती है। उसके बाद हम बात करेंगे सूचना आयोग की। तो सूचना आयोग भी सेंट्रल लेवल पर होता है एक, और राज्य स्तर पर भी होते हैं। तो हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। ये भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2005 में सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम कब आया था? 5 अक्टूबर 2005 में आया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उन आवेदकों को सुविधा देना है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उसे सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। किस तरीके का काम किया जाता है? जैसे कि मान लो आपने कोई एग्जाम्पल दिया, इसके उद्देश्य की बात को समझना इस एग्जाम्पल के थ्रू। आपने दिया कोई एग्जाम, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एग्जाम दिया, ठीक है। अब उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ना ही आपको एक स्कोर कार्ड बताया गया कि ये आपका स्कोर है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपको अपना स्कोर तो जानना है कि भाई कितने नंबर से आखिर मैं चुका हूँ उस एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए। तो आप क्या करोगे? आप लगा दोगे RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। तो उससे जो है आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो मिलेगी। लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो आप कहाँ जाओगे? CIC के पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई साहब हमें पर्टिकुलर सरकारी डिपार्टमेंट से या मिनिस्ट्री से जो हमने सूचना मांगी थी वो या तो हमें मिली नहीं है या मिली है तो पूर्ण रूप से नहीं मिली है। तो CIC जो है आपकी हेल्प करेगा, ठीक। फिर बात आती है नियुक्ति की कि कौन अपॉइंट करता है?
तो राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति करी जाती है। राष्ट्रपति एक समिति बनाते हैं जिसमें कौन कौन होता है। उस समिति में जो समिति डिसाइड करेगी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया जाए। उस कमेटी में होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल होता है। इसके कार्यकाल यानी कि टेन्योर की बात करें तो वो है 5 वर्ष या 65 वर्ष या जो भी पहले पूर्ण हो जाए, यानी कि 5 साल तक ये उस कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं, उस पद को संभाले रहेंगे। लेकिन अगर इनकी उम्र 65 साल हो जाएगी तो 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को यह पोस्ट नहीं दी जाती है। इनके वेतन की बात करें तो सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान यानी कि नेशनल इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसके बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा देश के स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। नेशनल लेवल पर अलग होगा, अलग अलग स्टेट के अलग अलग होंगे अपने अपने। फिर यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह पहले उस वस्तु के उत्पादक से उसकी सूचना के लिए आवेदन भी कर सकता है। क्या कहा गया है कि यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित किसी सूचना की जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो वह पहले उस वस्तु के उत्पादक से उसकी सूचना के लिए आवेदन भी कर सकता है। तो ये बात हो गई मानव अधिकार आयोग और सूचना आयोग की, जहां पर आपके अधिकार सुरक्षित होते हैं, आप अपनी अपील को लेके जा सकते हो। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो देखें 24 दिसंबर को, ये तारीख याद कर लो, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे क्या मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया था। 24 दिसंबर 1986 में जो है इंडियन पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। फिर भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए एक विशिष्ट न्यायालय भी है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की भी करी है। जो उपभोक्ता आंदोलन 1960 में शुरू किया गया, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसका परिणाम ये निकल रहा है कि अब जो है उपभोक्ता आंदोलन से संबंधित जो संगठित समूह है उनके कार्यों के मामलों में कुछ तरक्की देखी जा रही है। और आज देश में 2000 से भी अधिक उपभोक्ता संगठन है जिसमें 50-60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से संगठित हैं और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। भले इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है उपभोक्ताओं की समस्या को सुनने के लिए, लेकिन ये जो प्रक्रिया है कि उपभोक्ता के जो भी मामले हैं, जिन तरीकों से उनका शोषण हो रहा है, वो प्रक्रिया बहुत जटिल यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन है, टफ है, खर्चीली है, यानी बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है और बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन लोगों को आसानी से न्याय नहीं मिल पाता है। और कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर आप कंप्लेंट दायर करना चाहते हो तो आप अपने मामले की पैरवी खुद कर सकते हो, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। तो ये मुकदमे आयोग की कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफी समय ले लेते हैं, जिससे इन विवादों का निपटारा बहुत धीमे चलता है और बहुत कठिनाइयां आती हैं। चलिए चलते हैं आगे। ऑलराइट, तो अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। अब भाई जैसे मान लो कि आपको मुकदमा दायर करना है, आप कह भी रहे हो भाई उनसे कि हमें रसीद दो, मुकदमा दायर करने के लिए प्रूफ चाहिए, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है। और दुकानदार से जब आपने सामान खरीदा, आपने बोला रिसिप्ट, तो दुकानदार बोलेगा हमारे पास देने को रसीद नहीं है। तो अधिकांश मामलों में खरीदारियों के समय व्यापारी के पास रसीद नहीं होती, वो रसीद नहीं देता, और ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। क्या सबूत लेके आप जाओगे कोर्ट में? तो इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं जो कि रसीद देते ही नहीं है।
उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती देने हेतु कोपरा का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ, जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। 1986 में यह अधिनियम बना था, 2019 में हुआ इसमें संशोधन। चूंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या होता है अब भाई, जब ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, अगर किसी धोखाधड़ी का आप शिकार बनते हैं तो उसके मामले में कौन सुनवाई करेगा? तो उस चीज़ को भी इसमें ऐड किया गया है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कि अगर ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप खरीदारी करते हो, आपका शोषण होता है, तो उसके लिए भी हम आपके साथ हैं। ठीक, तो यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता जो वो सेवा दे रहा है वो, और निर्माता जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, जिसने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। तो इस तरीके से उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ रहा है, लेकिन टाइम इसमें बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर कोई दोषी पाया गया तो इस मामले में जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों के निपटारे को अब उपभोक्ता आयोग के सभी 3 स्तरों पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय, तीनों स्तरों पर। ऑलराइट, और कोपरा के अधिनियम के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। 1986 में आ गया था कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आ गया था? 1986 में, और इसको आए 35 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी कंज्यूमर अवेयर नहीं है, उपभोक्ता जागरूक नहीं है, क्योंकि उनमें इस चीज का नॉलेज ही नहीं है। काफी सारे लोग ऐसे हैं, बिना देखे ही चीजें खरीद लेते हैं, यूज कर लेते हैं, फिर उसका खामियाजा भुगतते हैं, और ये भी नहीं पता उन्हें कि अगर हमने ये जो चीज है वो ठीक नहीं मिली, उससे हमें घाटा हुआ है, शारीरिक नुकसान हुआ है, पैसों का घाटा हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ है, तो हम कहीं कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसा भी उन्हें नहीं पता होता है। तो जरूरत है ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता को जागरूक करने की और स्वयं जागरूक होने की। अब देखो, मैंने तो ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया, आप सबने पढ़ भी लिया, आप तो जागरूक हो गए ना, आपको तो चीजें पता चल गई कि भाई साहब भारत में ऐसा कानून भी है। तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बताओ जल्दी से कमेंट करके। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने भाई बहनों को बताओ, अपने घर में पेरेंट्स को बताओ, अपनी फैमिली में बताओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ, जिनको आप जानते हो, अपने मोहल्ले, आस पड़ोस, कॉलोनी में, हर जगह ये बात बताओ। तो ऐसे ही तो लोग जागरूक होंगे। कोई बड़े लेवल पर अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। सरकार जब अभियान चलाती है, बहुत कम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ये चीज कैसे पॉसिबल है? आपको पता है, आपने ये चीज पढ़ ली, आप पढ़े लिखे देश के नागरिक हो ना, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको अवेयर करना। ऐसे ही होता है सब, ठीक है। तो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खासतौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर है। श्रमिकों के हितों में भी कई कानून लागू करे गए, लेकिन उस क्षेत्र में भी लोग उपभोक्ता संरक्षण के मामले में नहीं जानते हैं कि कैसे कैसे उन्हें संरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता है। कोई भी मार्केट बहुत कम रूल को फॉलो करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता। फिर भी उपभोक्ताओं को तो अपनी भूमिका समझने की जरूरत है। मार्केट में भले ही एक व्यापारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करे, लेकिन आप एक कंज्यूमर हो, आप उपभोक्ता हो, आपको वो चीज यूज करनी है, आपको खानी है। नुकसान होगा तो आपका होगा, तो आपको अपना रोल सही तरीके से निभाना है, जागरूक रहना है, ठीक है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। कोई भी आंदोलन कैसे प्रभावी बनता है? जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें एक्टिव रूप से जुड़ें, ठीक है। तो इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। सभी साथ मिलकर काम करेंगे, सभी एक दूसरे को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, तभी हर एक उपभोक्ता जागरूक बन पाएगा और हर एक कंज्यूमर की, हर एक उपभोक्ता की सुरक्षा निश्चित हो पाएगी। और जब सब कंज्यूमर जागरूक हो जाएंगे तो जो मार्केट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंज्यूमर जागरूक है, उपभोक्ता जागरूक है, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो भाई सबसे ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत किससे है? आपको है भाई। चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, सब कुछ सिखा दिया आपको,
तो चैप्टर को सिर्फ याद करना और पेपर तक लिखना और एग्जाम पास करना ही सीमित नहीं है। ठीक है, बस इतना कर लिया हो गया नहीं, हर एक चीज से आपको एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। ठीक है, उसको आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है उस चीज को। चलिए, ऑलराइट, चलो भैया, तो चलते हैं। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन तो अपना खत्म हो चुका है और आपकी इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है पूरे 5 चैप्टर के साथ। चलिए, तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले सब्जेक्ट के कुछ अगले सेशन में, ना इंटरेस्टिंग सेशन में। तो आज का सेशन तो यही खत्म होता है। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीज़ें, सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।